जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में सरेंडर कर दिया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव से पहले ही अघाड़ी में अपने सम्मान की लड़ाई हार गए हैं, कांग्रेस के सामने झुक गए हैं और गठबंधन में अब छोटा भाई बनने को तैयार हो गए हैं। ये कई दिनों के झगड़ों, मार पिटाई की नौबत और हाल में हुए इमरजेंसी बैठकों के बाद जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है, उसमें ये पता चल रहा है कि उद्धव ठाकरे 100 से भी कम सीटों पर अब चुनाव लड़ने वाले हैं। वो शिवसेना जो कि बीजेपी के साथ रहते हुए 124 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जब वो शिवसेना अब यूबीटी बन गई है और यहाँ अघाड़ी में बैठी है, तो उद्धव ठाकरे की अब हैसियत ये हो गई है कि वो 100 सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सामने हथियार डाल दिए हैं और शरद पवार के पैतरों के सामने वो धराशायी हो गए हैं। और जो इस वक्त आंकड़ा आ रहा है, उसमें कांग्रेस जो है 104 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उद्धव ठाकरे 96 सीटों पर और शरद पवार 88 सीटों पर। अब लगभग जो अगर फाइनल आंकड़ा आया भी, उसमें भी इसी के आसपास ही सीटें रहने वाली है, क्योंकि कांग्रेस जो है 100 से कम सीटों पर तैयार नहीं है और उद्धव ठाकरे इससे ज्यादा अपने लिए वो उसमें कोशिश नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज्यादा उनकी अब उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वो इस तरह से घिरे हुए हैं और इस तरह से लाचार हैं कि वो अपने लिए ये 4 सीटें बढ़वा कर भी 100 सीटें नहीं कर पाए हैं। और उद्धव ठाकरे अब जो है कह सकते हैं कि अपने सबसे बुरे दौर में है, कि जब वो आए थे यहाँ पर बड़े भाई बनने के लिए और यहाँ पर उनकी हालत ये कर दी कि उन्हें न सीएम चेहरा बनाया और ना ही उन्हें जो है 100 सीटें भी यहाँ पर मिल पाई, जबकि वो अड़े हुए थे इतने दिनों से कि 100 और 88 का फॉर्मूला बनाया जाए कि 100 सीटें उद्धव ठाकरे को, 100 कांग्रेस को और 88 शरद पवार को। लेकिन कांग्रेस इतने दिनों तक अड़ी रही। इस बीच में शिवसेना के प्रवक्ता को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और उद्धव ठाकरे देखते रह गए और अब उद्धव ठाकरे से 100 से कम सीटों पर उन्होंने समझौता करा लिया है। देखिए, सीटों का अंतर तो 8 ही है। उद्धव ठाकरे जो है इतने दिनों से इन्हीं सीटों के लिए झगड़ रहे थे। वो 4 सीटों का ये अंतर है, 4 और बढ़ जाती, कांग्रेस की 4 घट जाती तो बराबरी हो जाती। बहुत अंतर नहीं है। हाँ, ये सीटों में 4 सीटों से उद्धव ठाकरे को ये नहीं है कि वो कितनी सीटों पर असर पड़ेगा जीतने वाली, लेकिन बात तो यहाँ साइकोलॉजिकल वॉर की है। देखिए, उद्धव ठाकरे इतने दिनों से वो क्यों इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि पहले बीजेपी से लड़े और अब यहाँ अघाड़ी में भी लड़ रहे हैं, मुझे ज्यादा सीटें चाहिए, मुझे बड़ा भाई बनना है। क्योंकि मसला सारा उनके मनोविज्ञान का है, उनकी मानसिक स्थिति, साइकोलॉजी का है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र में जो बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें विरासत दी, जो उनका वहां सिक्का चलता था, जो महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे का जो सम्मान था, उद्धव ठाकरे वही चाहते हैं। हालांकि अब उनकी उतनी काबिलियत नहीं है, अब उन्होंने शिवसेना को स्तर पर ला दिया है, लेकिन गुमान तो वही है उनके अंदर। और ऐसे में जब उन्हें लगा कि बीजेपी उनसे आगे निकल रही है शिवसेना से, तो उद्धव ठाकरे वहां परेशान हो गए। ये क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अक्सर होता है, जैसे कि जदयू के साथ हुआ था। नीतीश कुमार वो हमेशा इस बात के लिए बीजेपी से उनका ये टसल रहा, हमेशा एक झगड़ा रहा कि नहीं, वो सीटें तो बराबर लेंगे या ज्यादा सीटें लेंगे। लेकिन चुनाव में जब ज्यादा सीटें लेकर भी वो पिछड़ गए तो उनकी परेशानी पैदा हो गई। बीजेपी ज्यादा सीटें ले आई तो उन्हें डर लगने लगा कि मैं तो यहाँ पर अब 2 दर्जे का हो गया हूँ गठबंधन में, तो बीजेपी से मैं दब रहा हूँ, बीजेपी हमारी पार्टी खा जाएगी, और दौड़कर जो है तेजस्वी यादव के साथ चले गए। लेकिन वहां जब उन्हें पता लगा कि अननेचुरल अलायंस में बैठे हैं, कि वहां पर बीजेपी उन्हें क्या खाएगी, दूसरा गठबंधन में उनसे बड़ा मगरमच्छ वहां बैठा हुआ है जो जदयू को हड़पने को तैयार है, तो नीतीश कुमार की समझ में आ गया और फिर 1-1.5 साल के अंदर ही भागे भागे वापस बीजेपी में आ गए। यही हुआ शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ। पहले बीजेपी छोटे भाई के तौर पर लड़ती थी, या कहीं की छोटी पार्टी थी, उतना महाराष्ट्र में उसका कद नहीं था और इसलिए कम सीटें भी लेती थी। लेकिन धीरे धीरे भाजपा ने मेहनत की, भाजपा के नेताओं ने वहां पर सीटें जो है आइडेंटिफाई की, जहां वो जीत सकते हैं वो सीटें ली, और फिर धीरे धीरे बीजेपी मजबूत होती गई, उसका स्ट्राइक रेट बेहतर होता गया। 2009 में बीजेपी 46 सीटें लाई और शिवसेना 44 सीटें लाई। इसके बाद जो अगला चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने मांग की कि अब हम
लगभग बराबर सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि पहले बीजेपी बहुत कम सीटों पर लड़ा करती थी, उद्धव ठाकरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें लगा कि अभी तक तो ऐसा नहीं था जब तक बाला साहेब ठाकरे थे, और अब अचानक से ऐसा कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि दोनों ही भाई राजनीतिक दल है, दोनों का अपना करियर है। जब पिछली बार आप कम सीटें लेकर आए हो, आपका स्ट्राइक रेट पिछले सालों से कम होता जा रहा है, तो बीजेपी ने वो आंकड़ा दिखाया और कहा कि इस बार हम कम से कम बराबर सीटों पर लड़ेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे तो अपनी तैश में थे, अलग हो गए। बीजेपी पूरी सीटों पर चुनाव लड़ी और अकेले 122 सीटें लाई छोटे गठबंधन दलों के साथ। उद्धव ठाकरे जो हैं वो करीब 67-68 सीटों पर सिमट गए। शिवसेना तो उन्हें लगा कि अब बाहर से समर्थन देते हैं। फिर जब पार्टी के लोगों को लगा बाहर से समर्थन देने का फायदा ही नहीं है, सरकार तो हमारे बिना भी चल रही है, तो क्यों ना शामिल हो जाए। फिर उन्होंने गठबंधन किया कि कम से कम मंत्री तो बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद उनको ये लगने लगा 2019 तक आते आते कि अब जो है यहाँ पर मेरा वो कद नहीं रहा है और यहाँ पर बीजेपी बड़ी होती जा रही है। परेशानी 2014 से ही शुरू हो गई थी उनकी। ऐसा नहीं है कि उन्हें 2019 के चुनाव के बाद अचानक से वो जागे। 2014 से परेशानी शुरू हो गई थी और फिर बीच बीच में शरद पवार जो है उनकी भी इसमें भूमिका मानी जाती है कि इस परेशानी को बढ़ाया और एक नेचुरल अलायंस के लिए उन्हें प्रेरित किया। जबकि वो बीजेपी को बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन कभी उस वक्त एनसीपी के साथ जाने के लिए नहीं सोचा था, क्योंकि उनके पिता कभी शरद पवार का विकल्प सोच ही नहीं सकते थे। वो हमेशा उनसे दूरी बनाए रखते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे 2019 तक आते आते वो इतना डर गए कि वो उनको ऐसा भड़का दिया गया कि वो एक अननेचुरल अलायंस में घुस गए। और 2019 में जब साथ में चुनाव लड़ा, बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ी थी और ये 125 सीटों पर लड़े थे, बीजेपी 150 सीटों पर लड़ी थी। लेकिन सीटों का अंतर इतना नहीं था, सिर्फ 25 सीटों का अंतर था। बीजेपी ने 167 ली थी, लेकिन छोटे दलों को दी थी उसमें सीटें। सिर्फ 25 सीटों का अंतर था उम्मीदवारों का। लेकिन आप रिजल्ट का अंतर देखिए, शिवसेना 124 में से 56 सीटें लेकर आई और बीजेपी अकेली 105 सीटें लेकर आई 150 में से। तो अब स्ट्राइक रेट बीजेपी का बेहतर था, लेकिन उद्धव ठाकरे ऐसे भड़के हुए थे कि उन्हें सीएम बनना था। उन्हें लग रहा था कि अब तो गठबंधन में होकर भी हम इतने कम सीटों पर आए हैं और मुख्यमंत्री भी नहीं बन पा रहा हूं, तो हमारी औकात क्या है। तो अपने आप को बेहतर करने की बजाय उन्होंने बीजेपी के ऊपर सारा आरोप डाल दिया कि बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है और अलग होकर एक अननेचुरल अलायंस में आ गए कि मैं यहाँ बड़ा भाई बनूंगा। उस वक्त तो बड़े प्यार से लाया गया और ये सारा उनकी साइकोलॉजी से खेला गया। इसमें कई लोगों की भूमिका है, संजय राउत की भूमिका भी बताई जाती है कि उद्धव ठाकरे को शांत करने की बजाय, ये बोलने की बजाय कि आप अपनी पार्टी को और मजबूत कीजिए, आप अपना प्रचार प्रसार कीजिए, रैलियां कीजिए, मुंबई, ठाणे, कोंकण से बाहर निकलिए, ये बोलने की बजाय बीजेपी से अलग कर दिया और एक अननेचुरल अलायंस में घुसा दिया। और यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे की नौबत ये आ गई है कि वो अलग थलग पड़ गए। आखिर कैसे? जो शरद पवार इन्हें लाकर मुख्यमंत्री बनाया था, आज उन्होंने कांग्रेस से उनको नीचे लाके रख दिया। आज कांग्रेस 100 से ऊपर सीटों पर लड़ रही है और उद्धव ठाकरे 96 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो जिस साइकोलॉजी से वो आए थे, जो साइकोलॉजिकल वॉर चल रही थी, उसमें आज उद्धव ठाकरे हार गए हैं। वो अघाड़ी में इतने दिनों से इसी कोशिश में थे कि वो कम से कम बराबर की सीटों पर दिखे, क्योंकि देखिए ये जीतना तो बात की बात है, लेकिन कौन लड़ रहा है? जो ज्यादा सीटों पर लड़ता है वो वहां पर लीडर बना हुआ दिखता है। जैसे कि बीजेपी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे भले ही मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है आगे भी बन जाए, लेकिन गठबंधन को लीड कर रही है बीजेपी, ये साफ दिखता है। और यहाँ पर अब क्योंकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ये लगता है कि कांग्रेस लीड कर रही है। जहां भी किसी गठबंधन में ये ऐसा होता है, जैसे कि दूसरी जगह सपा जहां कांग्रेस के साथ लड़ती है, कांग्रेस की तो वहां पर हालांकि पहुंची बहुत छोटी रह गई है, लगभग खत्म है कांग्रेस, लेकिन जब भी रहा है तो सपा हमेशा, चाहे उपचुनाव ही क्यों ना हो, वो हमेशा चाहती है कि वो बड़ी पार्टी दिखे, वो लीड कर रही है, लोगों को ये न लगे कि वो छोटी पार्टी है और वो खत्म हो रही है। कांग्रेस भी यही चाहती है कि वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो वो बड़ी पार्टी दिखे। तो यही झगड़ा था और इस झगड़े में कांग्रेस जीत गई है और उद्धव ठाकरे ये लड़ाई हार गए हैं और वो अघाड़ी में अपना सम्मान नहीं बचा पाए हैं। और देखिए इसी वजह से ये सब, जब लगभग सीटें फाइनल हो गई हैं, बैठकें चली रही है, अब आगे कोई एक फाइनल आंकड़ा आ भी जाएगा। और इस बीच संजय राउत बयान दे रहे हैं कि हाँ, महाराष्ट्र की जनता तो चाहती है कि हम 100 सीटों पर लड़ें, हम शतक लगाएं। यानी कि देखिए दबाव बनाने का दौर तो जारी ही है कि किसी तरह से 2-4 सीटों का और अंतर हो जाए कि हम बराबर दिखें।
ये सारा लोगों के दिमाग में ये डालने के लिए है कि उद्धव ठाकरे ने जो फैसला किया था बीजेपी से अलग होने का, वो फैसला बिल्कुल सही था। उद्धव ठाकरे अघाड़ी में आके पछता नहीं रहे हैं। अघाड़ी में उन्हें भी सराखों पर बिठाया जा रहा है। लेकिन आप देख लीजिए पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है। उनको ना सीएम का चेहरा बनाया गया, वहां वो झुके। उन्होंने कहा कि महायुति के बाद हम बताएंगे, जबकि पहले आप कह रहे थे कि नहीं, सीएम चेहरा बताना तो बहुत जरूरी है। देखिए हरियाणा में कैसे नुकसान हुआ है, आप ही अपना सीएम चेहरा बता दीजिए, कांग्रेस और शरद पवार। लेकिन अब आपके बोल बदल गए क्योंकि आपको राजी कर लिया गया, और यहाँ भी आपको 100 से नीचे लड़ने के लिए राजी कर लिया गया है। और इस राजी करने में देखिए शरद पवार की भूमिका तो हमेशा रहती है। उद्धव ठाकरे ने लगता है कि उनके ही शरण में वो चले गए, अपना गुरु बना लिया है शरद पवार को, क्योंकि पहले उनके कहने पर, उनके भड़कावे में गठबंधन से अलग हुए, फिर सीएम चेहरे को लेकर बात हुई, और अब उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि अभी जो झगड़ा हुआ नाना पटोले और संजय राउत के बीच में, जो भयंकर झगड़ा हो गया था मीटिंग में, उसके बाद शरद पवार को मीडिएटर बनाया गया। कांग्रेस भी उनके पास दौड़ी और यहाँ से उद्धव ठाकरे भी उनके पास दौड़े, उनके नेता गए, आदित्य ठाकरे खुद गए, और उसमें उन्होंने मान मनव्वल किया। और आखिर में देखिए शरद पवार तो हैं कांग्रेस के नेचुरल अलायंस है, वो हमेशा साथ रहे हैं। और हमेशा देखिए कांग्रेस भी कभी भी शरद पवार को ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़वाया, कांग्रेस हमेशा ऊपर रही। कांग्रेस ने वहां भी यही रणनीति अपनाई है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, सीटें हमारी ज्यादा होंगी, हम बड़े दिखे, क्योंकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो जब शरद पवार वहां कांग्रेस की मानते आए, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे को भी उन्होंने इसके लिए तैयार कर लिया। और जो उद्धव ठाकरे 100 से नीचे नहीं आ रहे थे, वो अब 96 तक आ गए। और उसमें भी अभी तो देखना बाकी है कि उनको अपनी पसंद की सीटें कितनी मिली हैं, क्योंकि झगड़ा तो वो भी था कि बात सिर्फ संख्या की नहीं थी, आपको वो सीटें मिली हैं कि नहीं जहां मजबूत उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर आप देखिए उद्धव ठाकरे जो है वो तो पीछे हो ही गए हैं, उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है, सरेंडर कर दिया है। और अब इसका सीधा असर पड़ रहा है उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके समर्थक पर, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे और शिवसेना यूबीटी का सम्मान बचाएंगे। और अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि वो बीजेपी से आकर उनका कद घटा ही है, बड़ा नहीं है। उनके समर्थकों में, उनके कार्यकर्ताओं में निराशा है इस बात से, जब से ये खबरें सामने आई है कि वो 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने 100 का वादा किया था। और उनके समर्थक अब निराश है। और देखिए अब इस निराशा का असर तो चुनाव में दिखेगा ही। अब अपने लिए तो कोई भी प्रचार करेगा, लेकिन जिस कांग्रेस के सामने हार माननी पड़ी है, जिस शरद पवार के इस जाल में फंसकर उद्धव ठाकरे के हाल हुए हैं, अब उनके कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के, वो कांग्रेस और शरद पवार के लिए प्रचार कर पाते हैं या नहीं, उनको सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं, ये तो अब देखना होगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये उनके पहले दुश्मन बन गए, अघाड़ी में ही पहले दुश्मन ये बन गए जिनसे उन्हें चुनौती मिली। तो अब बड़ा मुश्किल होता है इस निराशा के साथ आप गठबंधन दलों के लिए भी उस तरह से प्रचार करें। ये तनाव दिखता है जब भी गठबंधन में झगड़ा होता है, और ये तनाव आगे भी दिख सकता है, और ये जमीन पर दिखेगा, विधानसभा क्षेत्रों में दिखेगा। जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार है वहां देखना हो कि यूबीटी से कितना समर्थन मिलता है, जहां यूबीटी का उम्मीदवार है वहां कांग्रेस के समर्थक कितने सक्रिय होते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस झगड़े का असर आने वाले चुनाव पर पड़ना लाजमी है, क्योंकि जो अभी किसी तरह एक समझौता हो गया है, भले ही वो सामने से एक समझौता है और गठबंधन में लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर के जो अब मनमुटाव है, जो दुख है, जो तनाव है, वो आगे अब जमीन पर भी दिखने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।